तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज हम जहाँ पहले हमने छोड़ा था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने लास्ट डिवेंचर पे छोड़ा था। आइए डिवेंचर से स्टार्ट करना है, डिवेंचर की डेफिनेशन से। आइए देखते डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर डिवेंचर में आपको बता दूँ, एक नॉर्मल भाषा में एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी को डिवेंचर होल्डर देते हैं। इस पर हमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। ये शेयर्स नहीं होते। शेयर्स पे जो हमको मिलता है वो हमको मिलता है रिटर्न। वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। लेकिन डिवेंचर पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स होता है। इसमें डिवेंचर स्टॉक्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग एज अ डेट। डेट फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स द कंपनी और नॉट। चार्ज ऑफ अ कंपनी ऑफ एसेट मतलब होता है कि ये जो डिवेंचर इशू करती है कंपनी, ये उनके एसेट्स पर जो एक तरीके से वो अपने एसेट्स गिरवी रखती हैं। अगर चार्जेबल है डिवेंचर्स है। और नॉन चार्जेबल डिवेंचर्स जो होते हैं कि उनके कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं होते, कोई भी सिक्योरिटीज उनकी गिरवी नहीं होती। जो गिरवी रखते हैं, चार्जेबल होते हैं, उसको कहते हैं सिक्योर डिवेंचर्स। और जो कुछ भी गिरवी नहीं होता और जो भी कुछ भी गिरवी नहीं रखते, उन्हें कहते हैं अनसिक्योर डिवेंचर्स of a company or not, provided that the instrument refers to in chapter 3D। एक आरबीआई का एक प्रोविजन है उनके एक्ट में, एक चैप्टर 3D है, एक्ट 1934। और जो सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई इशूड बाय कंपनी। और भी अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकती है आरबीआई के साथ, जो कंपनी इशू करती है। शैल नॉट बी ट्रीटेड डिवेंचर। इन दोनों को डिवेंचर नहीं माना जाता। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर जो कंपनी के डायरेक्ट करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है। ये एक तरीके के टॉप मैनेजमेंट लोग होते हैं जो कंपनी को चलाने में मदद करते हैं। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। हमने पहले बोर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसको बताया था आपको कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड अ बोर्ड। ये देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ अ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टर जो बोर्ड में बैठकर जो चीज़ें डिसीजन लिए जाती हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उसे कहा जाता है डायरेक्टर। मीन्स ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, जो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ डिसीजंस लेते हैं स्ट्रेटेजिकली। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एनी इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड। जैसे मैंने बताया था, जो हमारे शेयर्स होते हैं उसमें हमें प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उसको कहते हैं डिविडेंड। और इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड जो होता है जो साल के बीच में दिया जाता है, जो फाइनल डिविडेंड नहीं होता। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? कंपनी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आइए देखते हैं उनको किन किन नामों से बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड समन्स, notice, requisitions, order, declaration, form, and register, whether issued, sent, or kept in pursuance of this act or under any other law, for the time being in force, or otherwise maintained on paper or in electronic form। डॉक्यूमेंट जैसे समन। समन होता है जैसे कोई डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट है, उनको लगता है कि हमने जो टैक्स फाइलिंग की है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो समन भेजते हैं, बुलावा एक तरीके से क्या जाता है इसको। नोटिस भेजा जाता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भेज सकता है। जैसे किसी ने किसी पे केस कर दिया तो नोटिस भेजा जाता है। रिक्विजिशन भेजा जाता है, अगर कोई उसको किसी चीज़ की रिक्वायर है तो रिक्वायरमेंट रिक्विजिशन बोला जाता है। ऑर्डर, जैसे कोई कोर्ट ऑर्डर इशू करता है। डिक्लेरेशन, जैसे हम देते हैं डिक्लेरेशन की हमें जो भी और इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि गलत है। फॉर्म में रजिस्टर, ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। इसको चाहे इशू किया जाता है चाहे सेंड किया जाता है। मैंने भी बताया था, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और कोर्ट्स होते हैं तो वो समन भेजते हैं।
केप्ट किया जाता है, रखा जाता है, एनी अदर लॉ में मेंटेन किया जाता है, पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उन सबको डॉक्यूमेंट माना जाएगा इन कंपनीज एक्ट के तहत। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होते हैं जब कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शंस देते हैं कि वो अपने शेयर्स कंपनी के खरीद सकते हैं, थोड़े से कम दाम में ऑप्शन दिया जाता है, उसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये थोड़े से बड़े लेवल वालों को दिया जाता है जो कंपनी के बहुत ही मेजर डिसीजन लेते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ को या सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ को। कंपनी इफ एनी विच गिव सच डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय द बेनिफिट और राइट टू परचेज दिया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता, राइट टू परचेज दिया जाता है डिस्काउंट में, और टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मान लीजिए हमने राइट टू परचेज दिया, मान लीजिए आज उसके शेयर्स की कीमत 10 रुपये, इन फ्यूचर अगर वो शेयर्स की कीमत 50 रुपये भी होती है तब भी हम उसको 10 रुपये में ही खरीदने को ही बोलेंगे, 50 रुपये नहीं, उनको सिर्फ 10 ही रुपये देने पड़ेंगे। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होते हैं? जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। देखिए इनमें इंक्लूड सर इंजीनियर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। वैल्यूअर, जो वैल्यू निकालती है किसी भी चीज़ को, वैल्यूएशंस। अब आगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट में देखेंगे, ये भी नई फील्ड निकली है हमारी। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट है भाई, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, फाइनेंस में। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ में, कंप्लायंस में एक्सपर्ट है। कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्टिंग में एक्सपर्ट है। एंड एनी अदर पर्सन हु हैज़ द पावर और अथॉरिटी टू इशू अ सर्टिफिकेट। अथॉरिटी और पावर होती है टू इशू सर्टिफिकेट इन परफॉर्मेंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। लॉ के तहत कोई इशू सर्टिफिकेट कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर सकता है, उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? अब बैलेंस शीट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी होते हैं। आइए देखते हैं इसको वन बाय वन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स द बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक बैलेंस शीट बनाती है, उसमें बताया जाता है कि उस डेट तक कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने एसेट्स है, कितनी कैपिटल है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें ये बताया जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया है, कितने खर्चे किए हैं, कितने रेवेन्यू जनरेट किया है। और इन केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एनपीओ जो होती है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। A statement of changes in equity, a statement of changes in equity if applicable, और explanatory note बनाए जाते हैं। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 से लेके 4 तक, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो वो भी इसमें आते हैं। प्रोवाइडेड डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओपीसी, जो 1 पर्सन कंपनी होती है उसमें एक ही डायरेक्टर चाहिए होता है, या स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होती हैं। मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन तीनों कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, ओपीसी को, स्मॉल कंपनी को या डोरमेंट कंपनी को। एग्जाम्पशन पढ़ लेते हैं। For private company, the provision to section 2 subsection 40 shall be read as follows: provided that a financial statement with respect to OPCs and small company, government, private company, if such private company is a startup, अगर startup है, may not include the cash flow statement, उसको cash flow statement बनाने की ज़रूरत नहीं है startup को भी। explanation देखिए। For the purpose of this act, the term startup or startup company means the private company incorporated। अभी इसमें बताया कि startup company होती क्या है। स्टार्टअप कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी होती है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होती है नॉर्मली 2013, और द कंपनी दैट 1956 एज
recognized as a startup in accordance with the notification issued by the Department of Industrial Policy and Promotion। ये जो डिपार्टमेंट है यहाँ से एक रजिस्टर करके एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि हम एज अ स्टार्टअप अपनी कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। द एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन शैल बी एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। जो भी एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन एडेप्टेशन होंगे टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट लेंगी वो इस पर एप्लीकेबल रहेंगे प्राइवेट कंपनी में। विच इज़ नॉट कमिटेड एट डिफॉल्ट इन फाइलिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा फाइलिंग इन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 ऑफ दिस एक्ट और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 ऑफ दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार। Student may note that profit and loss account may also be referred to as a statement of profit and loss under the act at some places। आइए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? नॉर्मली हमको लगता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो एक माह अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें एक और भी डेफिनेशन है, आइए उसको देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर, जैसे मैंने बताया था, एंड वेयर इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। अगर कोई कंपनी नए साल के 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है ऑफ ईयर तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में आएगा। उस जो मान लीजिए एक कंपनी है वो हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2026 को, तो उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 31 मार्च 2027 को, ना कि 26 को। 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, वो पूरा ईयर कंप्लीट करेगा नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर, तब जाके उसका एक फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। देखिए, the period ending on the 31st day of the March of the following year in respect whereof financial statement of a company or body corporate is made up। अगर 1 जनवरी को बनाया जाता है, अगर 1 जनवरी से पहले अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो नेक्स्ट ईयर जो आएगा, मान लीजिए अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 31 दिसंबर 2025 को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। लेकिन अगर वो 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट होती है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चली जाएगी 31 मार्च 2027 को। आइए देखते हैं। प्रोवाइडेड पेयर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ अ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया को इनकॉर्पोरेट हुए एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि बाहर जो कंट्रीज़ है वहाँ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। For consolidation of its account outside India, the central government may, on the application made by that company or body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period of its financial year whether or not that period is a year। तो जैसे जैसे वो बॉडी कॉर्पोरेट या उस कंट्रीज में जो भी अलाउ होगा पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसके हिसाब से हम फिर फॉलो करेंगे सारी चीज़ें। द टर्म कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रेफर टू अ फॉरेन कंपनी। जो आउटसाइड इंडिया फॉर कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको फॉरेन कंपनी कहा जाता है। इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एप्लीकेबल लॉज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या होता है? फ्री रिजर्व वो होता है जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर यूजेस। आइए देखते हैं। मीन्स सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड देने के लिए जो अवेलेबल है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी एंड स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी प्रोविजो हैज़ बीन इंटरटेड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 5 जनवरी 2017 stated that above stated company which is a subsidiary of a foreign company the financial year same as the financial year of a holding company and approval of tribunal shall not be required pending before tribunal as one of the date of commencement of the company's amendment ordinance tribunal in accordance with the provision applicable to it before such company body corporate existed on the commencement of its act shall within a period of 2 years align its financial year as per the provision of this clause. This provision is not relevant now. It is still forming the। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आइए हम क्या पढ़ रहे थे। फ्री रिजर्व क्या आते हैं? जो प्रोवाइडेड एट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेंस, नोशनल गेंस, जो भी हमें हुआ नहीं है
और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बस दिखाया है, एक्चुअल में कोई गेन नहीं हुआ। whether shown as a reserve or otherwise, or any change in carrying amount of an asset of a liability recognized in equity, including surplus in profit and loss account on measurement of the assets or the liability assets, shall not be treated as free reserve। उसको फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या हो रही है? Means any instrument in the form of a depository received by whatever name called, created by a foreign depository outside India and authorized by a company making such depository receipts। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वही होती है, जैसे मान लीजिए हमारी जो कंपनी है उसके स्टॉक एक्सचेंज, उसके मान लीजिए हमारी जो कंपनी के शेयर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वहाँ की जो हम लोग इशू करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट उनके लिए, तो उसी जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसी को ही GDR कहेंगे। उसको कुछ भी किसी भी नाम से बुलाया जाता है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया है, ऑथोराइज बाय कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ सच। कंपनी ऑथोराइज कर देगी कि आप हमारे तरफ से ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर सकते हैं। आइए देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होती हैं। Government companies means any company in which not less than 51% of the paid-up share capital is by the central government or by any state government or partly by the central government and partly by one or more state government, and includes the company which is a subsidiary company of such a government company। तो गवर्नमेंट कंपनी वही होती है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या स्टेट गवर्नमेंट अकेले, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 51% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में होल्ड करते हैं शेयर, तो उसको गवर्नमेंट कंपनीज माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज टोटल वोटिंग पावर में निकाली जाएगी, फिर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट हैव बीन इशूड। अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट है तो उसको फिर सम अप करके एक्चुअल में कितना वोटिंग राइट है उसको निकाला जाएगा। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज ए कंपनी इन विच 25% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 25% होल्ड कर रखा है। 10% शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने 10% होल्ड कर रखा है। एंड 50% शेयर हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान है, दोनों ने मिलकर तो टोटल 50% हो गया। Here X Industries is not a government company, as there is no compliance of minimum holding of paid up share capital 51% by the central government, 51% नहीं ऐसे 50% है, और by any state government or government or partly by the central government, partly by one or more state government। आइए होल्डिंग कंपनीज देखते हैं। होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं? होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, अब ये होल्ड करती है रिलायंस जियो को, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है होल्डिंग कंपनी है और रिलायंस जियो जो है सब्सिडरी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो रिलायंस जियो की होल्डिंग कंपनी है। आइए देखते हैं। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज, सब्सिडरी कंपनी। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट फॉर मीनिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी रेफर्स टू गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सब्सिडरी कंपनी को हम पढ़ेंगे 87 में। आइए एक बार देख लेते हैं। दोनों डेफिनेशन को एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी मैंने वही बताया जो होल्डिंग कंपनी की अंडर काम करती है। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी डेट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, जो मैंने बताया था रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो होल्डिंग कंपनी है, और रिलायंस जियो जो है सब्सिडरी कंपनी। मीन द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, और एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, जो मिनिमम हाफ वोटिंग पावर कंट्रोल कर सकते हैं खुद या अपने साथ दूसरी और सब्सिडरीज कंपनी उसमें होल्ड करती हैं।
provided that such classes of holding companies may be prescribed, shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed. अगर layers of subsidiary company नहीं है तभी ये माना जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में होल्ड कर रखा है, उन्होंने भी किसी और कंपनी में होल्ड कर रखा है, फिर उस कंपनी ने फिर होल्ड कर रखा है, फिर उसकी कंपनी ने भी कहीं होल्ड उस कंपनी में होल्ड कर रखा है, तो ये जो 3-4 लगातार जैसे शेयर्स है मैं कंट्रोल तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें 2 लेयर्स ऑफ से ज़्यादा मैं परमिट नहीं। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी को कंट्रोल किया तो सिर्फ वही उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बीच में एक और कंपनी आ गई, मान लीजिए मेरे और जो कंपनी को मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सब्सिडरी कंपनी बने, अगर उसके बीच में अगर 2 कंपनी आ गई तो वो सब्सिडरी कंपनी नहीं मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू अ सब्सिडरी कंपनी, तभी मानी जाएगी ऑफ दिस होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 ऑफ इज अनदर सब्सिडरी कंपनी holding company. The composition of the company board of directors shall be deemed to be the controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion, वो अपनी मर्जी से उस पावर को यूज़ कर सकते हैं, कैन अपॉइंट और रिमूव द और द मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट लेयर्स। अब देखिए जो मैंने लेयर्स की बात की थी कि 2 से ज़्यादा लेयर्स नहीं होने चाहिए। लेयर्स इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज एज पर द नोटिफिकेशन 2013 मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड लेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी पावर एक्सरसाइजेबल बाय अनदर कंपनी इन द फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी मतलब भरोसे पे। शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। अगर भरोसे पे किसी को होल्ड किया है तो वो नहीं माना जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, आइए मैं आप ये याद रखिए सिर्फ 2 लेयर्स ही परमिट है, 2 से ज़्यादा नहीं। आइए इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल जो कंपनी ने अपने अथॉराइज कैपिटल का जितना कैपिटल इशूड किया है। मीन सच कैपिटल एज अ कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे मैंने बताया KMP क्या होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन क्या होते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट होती है कंपनी की, जो कंपनी को चलाने में कंपनी की मदद करती हैं। ये डे टू डे ऑपरेशंस नहीं देखते। आइए देखते हैं। इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। द कंपनी सेक्रेटरी भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। द होल टाइम डायरेक्टर, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, such other officer not more than one level below the directors, who is the whole time employment designated as KMP by the board। कोई और अदर ऑफिसर जो नोट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर से जैसे जो नीचे वाले होते हैं उनको, उससे नीचे वाले नहीं, डायरेक्टर से बस एक जो नीचे होते हैं उनको हु इज़ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है डेजिग्नेटेड एज अ KMP पर्सनल बाय द बोर्ड, उनको भी KMP बना सकती है बोर्ड। सच अदर ऑफिसर में भी प्रेस्क्राइब्ड, और भी जितने भी ऑफिसर प्रेस्क्राइब्ड होंगे उनको भी KMP कहा जाएगा। बाकी ये 3-4 जो हैं वो KMP माने जाएंगे, CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी और होल टाइम डायरेक्टर। However, till now, no other officers has been prescribed. CEO, MD, manager, CS, company secretary, whole-time directors, such other officers not below directors and whole-time employment has been प्रिस्क्राइब ऑफिसर, और भी जो ऑफिसर जो प्रिस्क्राइब होंगे वो। आइए देखते हैं लिस्टेड कंपनी क्या होती है। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज एनी ऑफिस सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है किसी भी सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाई जाती है। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू बी लिस्टेड है या लिस्टेड होना चाहती है सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एंड मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द SEBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए लिस्टेड कंपनी। तो उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। किसको?
provided as such class of company which have listed or intend to be listed such class of security may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be constituted as a SEBI अगर कहेगी तो उन कंपनी को नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल 2A, ये रूल है जो मैंने बताया ना, कंपनी एक्ट होते हैं उसमें रूल्स होते हैं। ये पहला रूल से देखते हैं, 2A ऑफ द कंपनी specification of definition details rules 2014, the following classes of companies shall not be considered as a listed company, namely public company which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange have listed their non-convertible debentures securities listed on a private placement basis पे in terms of SEBI issued and listing of debt securities regulation 2008 or non-convertible redeemable preference share issued on private placement basis in terms of SEBI issued and listing of non-convertible redeemable preference share regulation 2013 और both categories 1 and 2 अपर। आइए देखते हैं, ये जो हमने कहा था, ये जो रूल है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ डिटेल्स रूल 2014 एंड द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शैल नॉट बी, ये कंपनी नहीं ट्रीट की जाएगी। कौन सी कंपनी? जो पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है। मान लीजिए पब्लिक कंपनी लेकिन वो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, बट उसके जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं वो लिस्टेड हैं। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल नहीं, नॉन कन्वर्टिबल, तो वो नहीं माने जाएंगे। प्राइवेट कंपनीज है विच हैज लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर on a private placement basis on a recognized stock exchange in terms of saving listing of debt security regulation 2008 or public companies which have not listed their equity shares on a recognized stock exchange but whose securities are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in subsection 3 of the section 23 of this act। पब्लिक कंपनी जिसकी जो लिस्टेड नहीं है लेकिन उसकी सिक्योरिटी एक्सचेंज लिस्टेड है, बस which are listed on a stock exchange in a jurisdiction, किसी एक पर्टिकुलर jurisdiction में ऐसे स्पेसिफाइड कह रखा है, तो उन कंपनीज को भी नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? नॉट बी एज ए लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो 3 पॉइंट है, पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कोई लिस्टेड नहीं है लेकिन नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है। तो बस यही डेफिनेशंस है। आपको अगर नहीं समझ में आई हो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपके लिए कर दूंगा। और रही बात ये 53 डेफिनेशन है मैनेजर की, इससे हम अब अगली बार शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आए, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।